क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू यू। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, बी हैप्पी। हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इसमें हम चैप्टर 2 में हमने प्राइवेट के बारे में देखा था, एक बार याद करो जरा। और चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हमने सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के कंपनी के बारे देखा था, और पार्ट 2 में हमने ग्लोबल कंपनी के बारे देखा था और पीपीपी देखा था। तो आप पूछ रहे होगे तो आज क्या बोलने वाले हो? आज हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, कब हुआ था याद करो, आज तो अमृतकाल चल रहा है, यू शुड नो कब जब इंडिपेंडेंस हुआ था। उस वक्त भारत में बड़े ही गिने चुने कई इंडस्ट्रीज़ थे, वस्त्र उद्योग थे और कुछ आयरन और स्टील कंपनीज थे। ज़्यादातर जो आज जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ आप देखते हो, ये बिल्कुल ही नहीं थे भारत में। एक नई नवेली देश, कितना एक्साइटमेंट, और हमारे जो लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि हम एकदम प्रतिस्पर्धा करके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह हम जल्दी से जल्दी बन जाए, और इसके लिए ज़रूरत था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत जल्दी से औद्योगिकरण। अब उद्योग लगाएंगे कौन? क्योंकि कैसे कैसे कंपनीज़ की हमें ज़रूरत थी, देश को अगर बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमें ज़रूरत थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? रेल आएंगे, रोड आएंगे, शिप्स आएंगे, एयरप्लेन्स आएंगे। इन सब के लिए ज़रूरत है लोहा, आयरन एंड स्टील, ज़रूरत है एनर्जी, बिजली, ज़रूरत है ऑयल, ज़रूरत है कोल। ये सारे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं और इन सब में बहुत भारी लागत होती है। तो उस वक्त की जो प्राइवेट सेक्टर थी उसमें कुछ कम ही कंपनीज थी जो इतना भारी लागत दे सकती थी, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने कहा ये काम हम करेंगे। तो ये सारे काम के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई गई थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी जुटाई, गवर्नमेंट ने फाइनेंसेस जुटाए, जो एम्प्लॉयज़ थे उनको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और ताकि पब्लिक सेक्टर एकदम हाइट ऑफ इकोनॉमी में देश को ले जा सके। तो भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया कि हमारी पब्लिक सेक्टर कौन कौन से एरिया में काम करेगी। नंबर 1, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है और जहाँ भारी लागत की ज़रूरत होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली, जैसे एविएशन, जैसे पेट्रोलियम, जैसे रेल, इन सारी चीज़ों में भारी लागत रहती है, तो सरकार ने इसको अपने पे उठा लिया। नंबर 2, वैसे एरिया में जहाँ प्राइवेट सेक्टर काम तो कर रही है पर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोकेमिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, ऐसे एरियाज़ में। और नंबर 3, जो आगे जाकर ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल इंडस्ट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसल्टेंसी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों पर सरकार ने फोकस किया। तो हम पब्लिक सेक्टर का रोल देख रहे हैं ना। नंबर 1 क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर 2 था रीजनल बैलेंस, क्षेत्रीय एक बैलेंस लाना, संतुलन लाना। इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखा गया कि जो इंडस्ट्रीज़ थी भारत में वो ना पॉकेट्स में थी, क्लस्टर्स में थी, बॉम्बे के चारों तरफ, चेन्नई के चारों तरफ, कलकत्ता के चारों तरफ, बाकी भारत खाली पड़ा हुआ था। तो ये जो पब्लिक सेक्टर्स ने जाकर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके उन्होंने अपने प्लांट शुरू किए। तो उनके जब एम्प्लॉयज़ वहाँ गए, उनके टाउनशिप वहाँ पे बने, तो उनकी वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट शुरू हो गया। स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, इंस्टीट्यूट्स बने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बने, हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारी और सेवाएं वहाँ उनके चारों तरफ बने, बिग बिग मार्केट्स वहाँ बनने लगी। एज अ रिज़ल्ट पूरे भारत भर में एक डेवलपमेंट का स्प्रेड होने लगा। एक एग्जाम्पल देखो, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, इन्होंने जब शुरू किया था काम चांपा में, तब मध्य प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, पर आज वहाँ जाके देखो तो चमचमाता जगमगाता शहर है। राउरकेला स्टील प्लांट, जब राउरकेला स्टार्ट हुआ था तो कुछ ऐसा था, पूरा ग्रामीण दृश्य नहीं है, और आज राउरकेला देखो, कोई भी ग्लोबल सिटी की तरह राउरकेला है। तो क्षेत्रीय बैलेंस समझ गए ना। और इन सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो लाभ हुआ वो तो भारत सरकार का ही लाभ हुआ, सो दैट वाज आल्सो गुड। और जो चौथा चीज़ हुआ कि आर्थिक शक्ति केंद्रित होने में रोक लग गई। उस वक्त जो थे प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके बहुत ही कम थे जो इतनी बड़ी लागत कर सकते थे, तो इसलिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और किसी के पास ये केंद्रित नहीं हुआ। पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था वो था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या हुआ?
देखो, कोई भी इसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत होती है, और भारत में तो हैवी मशीनरी बनती ही नहीं थी। कहाँ से आएंगे? विदेश से मंगवाना पड़ता था। विदेश से लाएंगे तो विदेशी मुद्रा भी देना पड़ेगा। अब भारत में व्यापार करके जो विदेशी मुद्रा जमता था वो तो मशीनरी खरीदने में ही ख़त्म हो जाता था। तो भारत सरकार के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती के दो पार्ट्स। एक पार्ट कि हमें बाहर से मशीन न मंगवाना पड़े। सेकंड पार्ट क्या था कि विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। विदेशी मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए पब्लिक सेक्टर में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को रखा गया, जो व्यापार करके बहुत सारा विदेशी मुद्रा लाते थे। और नंबर 2 था, भारत सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग के कंपनीज लगाए, जिससे मशीनरी भारत में ही बनने लगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी। पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, ये कंपनीज़ ना बहुत बड़ी हो गई, और एज अ रिज़ल्ट ये थोड़ी स्लो होने लगी। और इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा था। प्राइवेट सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, पब्लिक सेक्टर उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पा रही थी। तो 1991 आते आते भारत सरकार ने बहुत सारी नीतियाँ चेंज की। इसके बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक ऐसी स्थिति आई थी जब हमारे पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल कम हो गया था, इसीलिए भारत सरकार ने नई नीतियाँ अपनाई। ये नीतियाँ 4 पॉइंट्स थी इन नीतियों में। नंबर 1 पॉइंट था कि जो सरकार की होल्डिंग है पब्लिक सेक्टर कंपनी में, याद है ना आपको, 51% से ऊपर, कभी कभी 100% तक भी था। इसको सरकार कम करते करते 25% तक ले आई। तो बाकी होल्डिंग किसके पास गई? सरकार ने उसको विनिवेश कर दिया, डाइवर्स्ट कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर के लोग इसे खरीद सकते हैं। नंबर 2, जो कंपनीज तेज़ी से काम नहीं कर रही थी, अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला रही थी, उनको उन्होंने फिर से रिस्ट्रक्चर किया, कोशिश किया कि इसको फिर से तैयार करें ताकि ये आगे तेज़ी से बढ़ सके। और जो कंपनी बिल्कुल ही नहीं अपने को रिस्ट्रक्चर कर पा रही थी, उनको बंद करवा दिया। और इसको भी याद रखना था कि इनके जो एम्प्लॉयज़ थे उनका भी ख्याल रखना है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। इन नीतियों का परिणाम देखो, रिजल्ट देखो क्या हुआ। नंबर 1, सरकार के पास 1991 से पहले 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। 1991 में ये कम होके 8 हो गई, और आज की तारीख में ओनली 3। बताओ तो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, आणविक शक्ति, और दूसरा है रेल, और तीसरा है डिफेंस। तीनों कितने ज़रूरी है ना, इसीलिए सरकार ने इसे अपने हाथ में रखा है। दूसरे नंबर पर पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेशकरण। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि सरकार की जितनी होल्डिंग थी, 51% या उससे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग सरकार के पास थी, सरकार ने इसको कम करना शुरू किया। अपनी शेयर होल्डिंग उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को बेच दी। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़्यादा हो गया। कंपनी को कस्टमर फोकस ज़्यादा हो गया। कंपनीज़ में नई नई चीज़ें आने लगी, कस्टमर को बहुत सारी चॉइस मिलने लगी, और जो कंपनीज़ थोड़ी चुस्त हो गए थे उनमें काफ़ी सारी फुर्ती आने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये कंपनी पहले ऐसे चल रहे थे, और विनिवेश के बाद, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद सरकार की इच्छा थी कि ऐसे कूद के चले। नंबर 3, सरकार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जब बीमार हो जाती हैं तो उनके लिए जो मेथड होता है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी के लिए सेम नीतिज़ अप्लाई करेंगी। तो क्या होता है, ऐसे कंपनीज़ को भेजा जाता है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, वित्त और पुनर्गठन का बोर्ड, इनके पास भेजा जाता है। ये होते हैं डॉक्टर की तरह, ये कंपनी को अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं, और अगर इनको लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा इधर चेंज उधर चेंज करके ये कंपनी फिर से फुर्तीली बन जाएगी, तो वैसा करके वो कंपनी को फिर से स्टार्ट करवा देते हैं। और अगर उनको लगता है नहीं, ये कंपनी तो बंद ही होने जाएगी, तो वो उसका कहते हैं कि इसको बंद करवा दिया जाए। अब बंद करवा दिया जाए तो कह दिया, एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे? एम्प्लॉयज़ तो सड़क पे उतर आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तब सरकार ने स्टार्ट किया नेशनल रिन्यूअल फंड। इसके अंडर उन्होंने एम्प्लॉयज़ को चॉइस दिया कि आपकी कंपनी बंद हो रही है, या तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, आपको हम एक लंप सम दे रहे हैं, इससे आप अपना कोई व्यवसाय स्टार्ट कर लीजिए, कोई धंधा स्टार्ट कर लीजिए। और जिन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं करना, हमें यहीं जॉब करना है, तो उनको रीट्रेनिंग किया गया, बहुत सारा प्रशिक्षण दिया गया, और दूसरी जगह में उनको कंपनी में लगा दिया गया। तो आज की तारीख में ये जो नए पब्लिक सेक्टर कंपनी, नए उद्यम के वाले जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, नई एनर्जी वाली कंपनीज़ हैं, ये सरकार के साथ एक MOU साइन करती हैं, जिसमें वो हर साल अपना टारगेट रखती हैं, और सरकार के पास अपनी जवाबदेही देती है कि कितना हम परफॉर्म कर पाए, कैसे कर पाए, कितना हमने प्रॉफिट बनाया है, ये सभी चीज़ें वो सरकार को बताती हैं। और ये परफॉर्मेंस लाने के लिए उनको पूरी स्वाधीनता, फुल ऑटोनॉमी दी गई है। तो मेरे दोस्तों, आज हमने क्या देखा? 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का रोल
और 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस आई उसके बारे में हमने देखा। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ बताया, बिल्कुल इसी तरह आप आंसर लिखना एग्जाम्पल देके, समझ के लिखोगे ना तो रटने की क्या ज़रूरत है, ना लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना है ना कुछ करना है। वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, फटाक से आंसर लिखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।